हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे एरर एनालिसिस की। एरर एनालिसिस में क्या है कि यार स्टूडेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो उसके 3 रीजन्स हैं, मैन, मशीन एंड मटेरियल्स, ड्यू टू विच उसमें कुछ ना कुछ जो है एरर हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जस्ट लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम मेजर करते हैं तो उसके मेजरमेंट में हमसे कुछ ना कुछ एरर हो जाती है, तो उसी के हमें एनालिसिस करनी है। अब इस एरर का रीजन क्या हो सकता है? इस एरर का रीजन हो सकता है कि सपोज दैट जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उसका लीस्ट काउंट इतना कम था कि हम अब उससे कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, एंड जो मेजरमेंट प्रोसेस था उसमें कोई एरर हो गई हो, या मटेरियल में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो ड्यूरिंग मेजरमेंट वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गई हो। मतलब यार स्टूडेंट किसी भी तरीके से अगर मेजरमेंट में कोई एरर हुई है तो हम लोग उसी एरर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एरर? देन स्टूडेंट मान लीजिए सपोज दैट कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू है स्मॉल एक्स, बट जब हमने इसका मेजरमेंट किया तो मेजरमेंट से जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो मिलती है एक्स डैश। इट मींस एक्स डैश इज द मेजर्ड वैल्यू। देन डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called error in measurement. Then error in measurement can be written as delta x is equals to x difference x dash. Here student difference साइन आपको शो करता है कि आपको लार्ज वैल्यू में हमेशा x एंड x डैश में जो वैल्यू लार्ज होगी उसमें आपको स्मॉल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके डिनोट करना है। मान लीजिए सपोज दैट अगर इसका हम एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 5.5 मीटर। This is the true value. It means small x. And measured value of this rod, is obtained 5 meter. तो यार इस ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो कितने का है? वही हमारी एरर है। तो वो दिख रहा है हमको 5.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.5। देन यार मेजरमेंट में हमने 0.5 की एरर की हुई। इट मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हम जो एरर कर रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं, चाहे वो लेंथ का मेजरमेंट हो रहा हो, चाहे मास का मेजरमेंट हो रहा हो, चाहे टाइम का मेजरमेंट हो रहा हो, डेंसिटी का मेजरमेंट हो रहा हो, वॉल्यूम का मेजरमेंट हो रहा हो, स्पीड का मेजरमेंट हो रहा हो, वोल्टेज का मेजरमेंट हो रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट हो रहा हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यार जो उसकी रियल की वैल्यू है उसे हम लोग ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, और जो हमें मेजर्ड वैल्यू मिली उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोल रहे हैं एरर। अब नेक्स्ट यार स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल एरर के बारे में। व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर तो स्टूडेंट मान लीजिए सपोज दैट कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास और उसका हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर आती, तो हमें उस पूरी वैल्यू से फ्रैक्शनल एरर में लेना देना नहीं। हम उस फिजिकल वैल्यू की एवरी
यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो इरर करते हैं, उस इरर को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल इरर। मानिए सपोज दैट यहां पर अपने पास 5.5 मीटर रॉड के लेंथ में जो हमसे इरर हुई है वो 0.5 हुई है, तो इसके एवरी 1 मीटर में हमसे इरर जो हुई होगी, समझ में आई बात, इसके 1 मीटर में जो हमसे इरर होगी उसे हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल इरर। इट मीन्स इफ इरर इन measurement of physical quantity x is equal to physical quantity x is equal to the delta x। मान लीजिए सपोज दैट एक फिजिकल क्वांटिटी x, इट मे बी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स एक्सेट्रा। मान लीजिए इस फिजिकल क्वांटिटी x के मेजरमेंट में हमसे इरर हो गई डेल्टा x। देन यार स्टूडेंट, इरर इन मेजरमेंट of per unit फिजिकल क्वांटिटी, देन यार ये बनने वाली है डेल्टा एक्स बाई एक्स। यार स्टूडेंट, मतलब पूरी फिजिकल क्वांटिटी में जो इरर हो वो इरर है, उसको एब्सोल्यूट इरर बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट इरर बोले, बट उस फिजिकल क्वांटिटी के एवरी पर यूनिट मेजरमेंट में जो हमसे इरर होगी उसको हम लोग फ्रैक्शनल इरर बोलने वाले। इट मींस जो फ्रैक्शनल इरर का फॉर्मूला बना, फ्रैक्शनल इरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ये जो फ्रैक्शनल इरर इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। वाई? बिकॉज यार फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं फ्रैक्शनल इरर के लिए, वो यूनिट वैल्यू भी तो है। तो बताओ पर यूनिट वैल्यू में हम मैक्सिमम कितनी इरर कर सकते हैं? भाई 1 वैल्यू 1 है हमारे पास, देन इरर क्या 1 से ऊपर हो सकती है क्या? इट मींस जो भी फ्रैक्शनल इरर की वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। अब ये पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी जब इसका मेजरमेंट होगा तो जो उसकी रियल में वैल्यू है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, उसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं। देन मेजरमेंट से अगर हमको जो वैल्यू मिल रही है उसको हम लोग एक्स डैश से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है? इरर। उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में इरर। फ्रैक्शनल इरर क्या है? तो यार उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट मेजरमेंट में जो हमसे इरर हो रही होगी उसको हम लोग फ्रैक्शनल इरर कहेंगे। स्टूडेंट, अभी हमने जो लेंथ ऑफ रॉड कंसीडर की थी 5.5 मीटर, उसमें इरर जो हुई थी 0.5 मीटर। देन अगर यहां पर हम लोग उसी लेंथ ऑफ रॉड के मेजरमेंट में अगर फ्रैक्शनल इरर निकालना चाहें तो देन लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू द 5.5 मीटर measured value of rod, measured length is 5 मीटर। देन इरर जो आ रही थी हमारी, इसको हम x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं,
देन इरर डेल्टा एक्स निकाली थी हम लोगों ने 5.5 माइनस 5 इक्वल टू 0.5। देन इस केस में अगर हम लोग फ्रैक्शनल इरर निकालते हैं एग्जांपल में, अगर फ्रैक्शनल इरर को समझते हैं तो देन फ्रैक्शनल इरर क्या होगी, फ्रैक्शनल इरर इज इक्वल टू 5.5 डेल्टा एक्स अपॉन 5, सॉरी डेल्टा एक्स इज 0.5 अपॉन 5.5, देन 1/11, 1/11 इज इक्वल टू 0.090, देन इट मीन्स स्टूडेंट जो फ्रैक्शनल इरर कैलकुलेट हो रही है इस डेटा के लिए दैट इज 0.0909। अब हम बात करते हैं परसेंटेज इरर की। मान लीजिए सपोज दैट कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमने किया तो उस मेजरमेंट में हमसे परसेंटेज इरर कितनी हुई, देन परसेंटेज इरर स्टूडेंट परसेंटेज इरर ये होती है कि मान लीजिए सपोज दैट जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की है उस फिजिकल क्वांटिटी के एवरी 100 मेजरमेंट में आपसे कितनी इरर होती है, उससे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज इरर। सपोज दैट इरर इन measurement of physical quantity x is equal to delta x. So error in measurement of unit physical quantity, देन ये जो x है ये डाउन स्टेयर्स में चला जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स। अगेन भाई 1 के लिए हमें आ गया एवरी पर यूनिट मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो इरर है वो डेल्टा x बाई एक्स है। देन हमें करना क्या है, इरर इन मेजरमेंट ऑफ पर 100 फिजिकल क्वांटिटी। देन देखिए स्टूडेंट x के लिए डेल्टा x है, 1 के लिए डेल्टा x बाई एक्स है, देन 100 के लिए क्या होगा, हमें डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 कर देना है। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो x में हमसे हुआ डेल्टा x इधर, यूनिट में हुआ डेल्टा x बाई एक्स, देन 100 में होगा डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। दिस इज परसेंटेज इरर। सो परसेंटेज इरर इज इक्वल टू द डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100%। तो स्टूडेंट जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उसके एवरी 100 मेजरमेंट में जो हमसे इरर हुई है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज इरर। परसेंटेज इरर का फॉर्मूला बना डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 अपॉन सॉरी डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%। हाँ तो स्टूडेंट लीस्ट काउंट का डेफिनेशन ये हो सकता है कि जो है द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लीस्ट इट मीन्स मिनिमम, काउंट इट मीन्स गिना जा सके, जो कम से कम गिना जा सके। मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
physical quantity that can be measured by any measuring instrument. तो बात को समझो, बहुत क्लियर। लीस्ट काउंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तमाम सारे देखे होंगे। स्केल देखिए, ये भी एक तरीके की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मीटर भी देखा होगा आप लोगों ने, जो बड़ा सा होता है, उसमें तमाम सारे जो है डिविजन्स होते हैं। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ डिविजन्स बने होते हैं और इन्हीं नंबर ऑफ डिविजन्स को हम काउंट करते हैं। क्या हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की, कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में उसके लीस्ट काउंट का मतलब क्या। तो जैसा कि डेफिनेशन बता रहे, मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब देखो यार, जैसे अपने पास एक मीटर स्केल की अगर हम लोग बात करते हैं, मीटर स्केल में आपने देखा होगा कि मीटर स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स बने होते हैं। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यार ये जो है बड़ा सा होता है थोड़ा। अब इतनी लेंथ को हम लोगों ने मान ली, सपोज दैट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यार इस 1 सेंटीमीटर के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट, इस मीटर स्केल में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लेंथ, जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अगर हम इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं वो कितनी हो सकती है? यार ये जो सबसे स्मॉल डिवीजन है ना, इस स्मॉल डिवीजन की वैल्यू के इक्वल। इट मींस, अब देखिए हमें लार्ज डिवीजन की वैल्यू पता है 1 सेंटीमीटर। अब इस स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? इस स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? तो इस स्मॉल डिवीजन की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वैल्यू ऑफ 10 स्मॉल डिविजन्स, 10 स्मॉल डिवीजन, then that is equal to the 1 centimeter. Then value of 1 small division, ये बन रहे 1/10, इट मींस 0.1 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं 1 mm। इसका मतलब ये क्लियर है यार कि जो अपने पास एक मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल में जो मिनिमम लेंथ जो काउंट करी जा सकती है वो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू के इक्वल है। अच्छा, अगर इससे कम मिल जाए, अगर इस लेंथ से 1 स्मॉल डिवीजन से कम लेंथ हमको मिलती भी है तो हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। इट मींस किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो मिनिमम अमाउंट है जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है। अगर उससे कम फिजिकल क्वांटिटी, उस लीस्ट काउंट से कम फिजिकल क्वांटिटी हमें उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करनी पड़ जाए तो हम कतई मेजर नहीं कर सकते यार। उस फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यार जो मिनिमम मेजर कर सकता है वो वैल्यू कितनी, वो उसका लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट से कम वैल्यू आपको मेजर करने के लिए दी जा रही, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर उतनी मतलब
लीस्ट काउंट से कम वैल्यू को आप मेजर कर पाए। इट मींस मिनिमम जो आप अमाउंट मेजर कर सकते हो मीटर स्केल से, तो वो 1 mm है। कितना है? 1 mm। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल तो वो बन गई 1 mm। भाई मेरे बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम अमाउंट मेजर कर सकते हो वो किसके इक्वल होगा? उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सबसे छोटे वाले खाने, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू के इक्वल होगा। और इन केस ऑफ मीटर स्केल उस स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू हमने निकाली 1 mm, देन मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट निकला वो निकला 1 mm। अब अपने पास फार्मूला भी भाई, ये 1 सेंटीमीटर हमने क्या लिख रखा हुआ है? ये लिख रखा हुआ है वैल्यू ऑफ 1 लार्ज डिवीजन। और 10 क्या लिख रखा हुआ है? नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स इन अ लार्ज डिवीजन। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या बना? वैल्यू ऑफ 1 लार्ज अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इन अ लार्ज डिवीजन, इन अ लार्ज डिवीजन। इट मीन्स किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो उसके बड़े वाले खाने में जो वैल्यू आती है वो आपको ऊपर लिखना है, और उस बड़े वाले खाने में जितने नंबर आप छोटे वाले खाने हैं उनसे आप डिवाइड करा दीजिए, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये बात आप बड़े मन से ध्यान से ये समझ लीजिए कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उससे कम वैल्यू वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं मेजर कर सकता है। तो मिनिमम जो वैल्यू एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट ही होता है। स्टूडेंट कुछ अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिनके लीस्ट काउंट दिए। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। क्या देखो स्टूडेंट, जितना कम लीस्ट काउंट उतना बढ़िया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि उतनी कम से कम वैल्यू हम जो है उससे मेजर कर सकते हैं, तो जो पॉसिबल एरर है हमारी वो भी कम हो जाएगी। तो यार एक बात आती है, जैसे हम लोगों ने देखा एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, वैसे ही एक होती है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर यार ये डिपेंड करती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर तो ये डिपेंड करती है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो ये कैसे आएगा? क्या करना है हमें कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है उसके एवरी 100, उसके पर 100 अमाउंट को मेजर करके देखते हैं, और जितना परसेंटेज एरर आता है उसे हम बोलेंगे कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, भाई देखिए एक मिनट, मिनिमम जो एरर हो सकती है वो 0.1 सेंटीमीटर, इससे तो कम होगी नहीं। तो इट मींस मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंटू 100। यार जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें लिखना है उसको नीचे लिख देना, फिजिकल क्वांटिटी को लिस्ट काउंट ऊपर लिखना इंटू 100। सेम टू सेम फॉर्मूला है। इट मींस जो एरर के प्लेस में हमें डेल्टा एक्स के प्लेस में पुट करना है वो लीस्ट काउंट को, और ट्रू वैल्यू के प्लेस में ट्रू वैल्यू प्लेस करके हमने रखी हुई है, नो प्रॉब्लम। लीस्ट काउंट अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर।
स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मेथड टू ऑब्टेन percentage error of any physical quantity which depends on many physical quantities. भाई लंबा स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट समझने के लिए कुछ चीजें देख लेते हैं। अब देखो यार, ये स्टेटमेंट हमको समझ में आएगा एक फार्मूले से। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है अपने पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज कैपिटल V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यार ये बताओ, इस स्फीयर के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या आप इसके वॉल्यूम को मेजर करने जाएं? नो, आपको स्फीयर की रेडियस मेजर करनी होगी। इट मींस आप आउटसाइड माइक्रोमीटर से इसके डाया को मेजर कर लेंगे, फिर डाया का हाफ आप रेडियस मेजर कर लेंगे। अब जब हम इसमें जो है इसके रेडियस को मेजर कर लेंगे तो रेडियस की हेल्प से हम वॉल्यूम को निकालेंगे। इट मींस मेथड टू ऑब्टेन परसेंटेज एरर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन माइनी फिजिकल क्वांटिटी। इट मींस ये जो वॉल्यूम है ये हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे? रेडियस पे। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं, अब ये जिस भी मटेरियल से बना हुआ अगर उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो हमें, तो डेंसिटी के लिए क्या करेंगे? सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। देन यार स्टूडेंट, मास को ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम नीचे रहेगा। अब यार यहां देखिए, इसके वॉल्यूम के प्लेस में हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 3/4 पाई कैपिटल M अपॉन स्मॉल r क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करने में आ गए तो इसकी डेंसिटी डिपेंड कर रही है मास पे एंड रेडियस पे। तो यार मास को हम उसका वे करके, उस सॉलिड स्फीयर का वे करके मास को कैलकुलेट करेंगे। तो यार मास कैलकुलेट करेंगे, मास को मेजर करेंगे तो मास में एरर होगी। रेडियस को मेजर करेंगे, रेडियस में एरर होगी। देन डेंसिटी जब मेजर करने के लिए जाएंगे, डेंसिटी d और रो, जब डेंसिटी को मेजर करने जाएंगे तो डेंसिटी डिपेंड कर रही मास पे एंड रेडियस पे। इट मींस यार अगर हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं और रेडियस में एरर है तो वॉल्यूम में एरर आएगा। अगर हम डेंसिटी को मेजर करने जाते हैं तो मास में एरर है, रेडियस में एरर है, देन डेंसिटी के मेजरमेंट में एरर आएगा ना। तो यार ये देयर आर 2 एग्जांपल्स। ये अपने पास 2 एग्जांपल है ना कि वॉल्यूम अगर स्फीयर का मेजर करने जाते हैं तो रेडियस पे डिपेंड करती है, अगर इसी स्फीयर का हम डेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं तो मास पे भी डिपेंड कर रही, रेडियस पे भी डिपेंड कर रही। तो यार अपनी हेडिंग भी तो यही कहती है, मेथड टू ऑब्टेन परसेंटेज एरर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मैनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट करते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास, suppose that y which depends on another physical quantities a, b and c और डिपेंड करती है a की पावर 2 एंड c की पावर 3। अब हमें करना क्या है, हमारे पास मान लीजिए सपोज दैट कि a, b एंड c फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेते हैं। अब जब a की वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज एरर आया होगा। सामने ध्यान देना, परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या है भाई? परसेंटेज एरर होता है डेल्टा x बाई x इंटू 100। क्लियर? तो डेल्टा x बाई x इंटू 100, ये x के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। यहां पर मान लीजिए सपोज दैट किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने a की वैल्यू को मेजर किया, देन a की वैल्यू को मेजर करने में जो परसेंटेज एरर है वो डेल्टा a बाई a इंटू 100।
बी की वैल्यू पे मेजर करने में जो एरर है डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, सी की वैल्यू पे मेजरमेंट में जो एरर है डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। मान लीजिए सपोज दैट ये वैल्यू जाती है 1%, 2%, 3%। मान लीजिए सपोज दैट कि वैल्यू y को निकालने के लिए हमने वैल्यू ए बी सी की वैल्यूज को जब मेजर किया है तो इनमें परसेंटेज 1%, 2% एंड 3% तो हो जाता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि y जब हम इन एरर वाली वैल्यूज को यहां रखेंगे तो y के कैलकुलेशन में कितना एरर होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमें करना क्या है, सिंपल सा रूल है कि नीचे साइड कोई भी पावर वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको कहां ले जाएंगे, ऊपर y इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी बाई सी क्यूब। तो सी क्यूब को ले गए ऊपर तो क्या बन जाएगा, सी पावर -3। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर बी सी पावर -3। अब स्टूडेंट लॉग के फॉर्मूले अगर मान सपोज दैट आपको नहीं याद है तो हम बताते हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, सब कुछ सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। देखिए जैसे कहीं लिखा है लॉग ए इंटू बी, तो उसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। जैसे कहीं लिखा है लॉग ए पावर बी, तो उसको पावर को आगे ले लेते, बी लॉग ए। क्लियर। जैसे कहीं लिखा लॉग ए अपॉन बी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर। अब बात यहां पे करते हैं स्टूडेंट, यहां पे क्या लिखा है, लॉग ए इंटू बी। इट मीन्स अगर लॉग में टू क्वांटिटीज है जो प्रोडक्ट में है तो उनको जब हम हटाते हैं तो लॉग के बीच में क्या लगता है, प्लस आ जाता है, तो इंटू के प्लेस में प्लस आता है। तो यहां पर है लॉग वाई, देन लिखेंगे लॉग ए स्क्वायर इंटू है तो प्लस आ गया, फिर क्या है लॉग बी, यहां पर इंटू है तो प्लस आ गया, लॉग सी पावर -3। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे हमें जितनी भी पावर्स हैं उनको आगे ले लेना है। यहां पर लिखा है लॉग वाई, लॉग वाई 2 लॉग ए प्लस लॉग बी -3 लॉग सी। तो स्टूडेंट इस तरीके हम लोग देखिए, फर्स्ट स्टेप अपना क्या था, फर्स्ट स्टेप अपना यह था कि एक भी वैल्यू हमारी डिवीजन में नहीं होनी चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाए, फिर बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे। लॉग के बाद ये जो लॉग के फार्मूले लिखे हैं इनको अप्लाई कर देंगे। क्लियर। फिर इसके बाद जो पावर्स है उनको आगे लेके हम यहां तक आ जाएंगे स्टेप में, मतलब सारी वैल्यूज हमारी प्लस माइनस के टर्म में होंगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा उसमें। यार एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेवर से। तो यार स्टूडेंट ऑन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन में करना क्या है, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेवर से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे सपोज दैट हमको लॉग वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, लॉग वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें करना क्या है, हमें लिखना है वाई डिवाइड बाई वाई और इनटू में कर देना है डेल्टा। क्लियर। एकदम सिंपल सा यार, बिल्कुल आराम से समझना है इसको, इसके लिए ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी है। अभी क्या है, हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, सब कुछ मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी क्या है कि पर्टिकुलर ये एक बड़ा टर्म आ गया आपके लिए, ऑन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो क्या है, अभी पर्टिकुलर आपको करना क्या है कि इस चीज को, इस चीज से अभी कैसे आप
समझ पाओगे बात को। इसका रिजल्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन बिल्कुल कभी नहीं पूछा जाता, कोई काम नहीं है इसका, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टूडेंट ये स्टडी हमको करनी है। और यहां पर एक टर्म आ गया ऑन टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम तरीका बता रहे हैं आपको, जैसे लिखा log y, अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो हमको इसके प्लेस में करना होगा log y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ log y डेल्टा y बाई y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ log a, partial differentiation of log a, then we can put here delta a upon a, partial differentiation of log b, उसको पुट कर सकते हैं डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ log c, उसको पुट कर सकते हैं डेल्टा c अपॉन c। यार स्टूडेंट ये सिंपल से स्टेप्स है, इनको आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो यहां देखते हैं log y, देन y बाई y इंटू डेल्टा 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस इन प्लेस ऑफ log b डेल्टा b अपॉन b माइनस 3 डेल्टा c अपॉन c। तो यार ये जो स्टूडेंट बन के आया ये क्या है? सोचो सोचो सोचो, ये क्या है? ये डेल्टा y बाई y 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b माइनस 3 डेल्टा c अपॉन c। भाई मेरे y डिपेंड करती थी a b एंड c पर, और a के मेजरमेंट पे फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a बाई b के मेजरमेंट पे फ्रैक्शनल एरर डेल्टा b बाई b। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा x अपॉन x, देन x के लिए डेल्टा x बाई x, देन a के लिए डेल्टा a बाई a, b के लिए डेल्टा b बाई b, c के लिए डेल्टा c बाई c। It means method to obtain percentage error of any physical quantity which depends on many physical quantities। तो यहां पर हमने क्या obtain कर लिया है? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर यहां पर क्या मिल गई हम लोगों को? फ्रैक्शनल एरर मिल गई है। एनी प्रॉब्लम? क्या मिला हम लोगों को? फ्रैक्शनल एरर मिला है। अब फ्रैक्शनल एरर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज एरर। तो फॉर परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, बोथ साइड बाई 100। देन यार स्टूडेंट जब हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बन जाएगा। तो फॉर परसेंटेज एरर क्या करेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दे 100 का, डेल्टा y बाई y इंटू 100 इज इक्वल टू द 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 माइनस 3 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। यार स्टूडेंट यहां पर देखिए ये a b c में जो परसेंटेज एरर हुई है उनके टर्म्स में y में परसेंटेज एरर हमारी निकल कर आ गई, इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एरर। बट स्टूडेंट यहां पर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 की वैल्यू कितनी थी? 1% लेट की थी, यहां पर पुट कर सकते हैं 1%। डेल्टा b बाई b इंटू 100 की वैल्यू 2%, यहां पर पुट कर सकते हैं 2%। डेल्टा c बाई c की वैल्यू 3%, यहां पर पुट कर सकते हैं 3%। लेकिन मैनी टाइम्स स्टूडेंट क्या होता है कि अगर बात करता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, क्या बात करता है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए फॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑल नेगेटिव साइन मस्ट बी चेंज इनटू पॉजिटिव साइन। तो जैसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात करता है तो यहां पर हम लोग माइनस के प्लेस में प्लस कर देंगे। जैसे हमारे सपोज डेल्टा y बाई y इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन, अगर ऐसे हम लोग केवल परसेंटेज एरर निकालते हैं, मैक्सिमम नहीं निकालते, तो 1% यहां पर पुट करेंगे तो 2 हो गया, 2 यहां पर पुट करेंगे तो 2 2 4 हो गया, एंड 3 यहां पर पुट करेंगे 3 3 जा 9, तो माइनस में आंसर अपना आ रहा है। लेकिन फॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम लोग क्या करते हैं? अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा y बाई y इंटू 100 मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100
प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। देन स्टूडेंट मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए हमें यहां निगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देना है, यहां पर निगेटिव साइन को क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना। यार ये स्टूडेंट जो मेथड था ये एक लॉन्ग मेथड था। अच्छा जनरली अब इस मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करता भी नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए हमें करना क्या है और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। देखते हैं आप वो वाला मेथड। अब स्टूडेंट क्वेश्चन अपना वही है, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी बाई सी क्यू। लेकिन अब इसको करना है हमें लॉ ऑफ मैजिक से। इट मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, नथिंग एल्स, ये सब कुछ नहीं करना आप उन लोगों को, लॉ ऑफ मैजिक लगाना है और काम हो जाएगा। देखिए एक्स में जो परसेंटेज एरर है वो हो गई डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। देन ए में जो परसेंटेज एरर होगी वो होगी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। बी में जो होगी डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। क्लियर स्टूडेंट? सी में जो होगी डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। क्लियर? देन वाई में जो परसेंटेज एरर होगी वो होगी डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। इट मीन्स वाई के फार्मूले को हमें वाई के प्लेस में डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 चाहिए एंड ए बी सी के प्लेस में हमें कुछ इस तरीके से टर्म चाहिए। अब स्टूडेंट ऐसा लाने के लिए हमें करना क्या होगा, लॉ ऑफ मैजिक अपना कहता है, ये समझिए बस के वाला। करना क्या है कि इस इक्वेशन में हमें जहां भी कहीं प्रोडक्ट दिखता है तो उसके प्लेस में प्लस लगाना। अगर पावर दिखती है तो पावर को मल्टीप्लाई में लाना है, फैक्टर में ले आना है, मल्टीप्लाई में लाना है। एंड अगर कहीं डिवीजन दिखता है तो उसके प्लेस में निगेटिव साइन अप लगा देना। क्लियर? अगर कहीं प्लस है तो प्लस रहने दे, माइनस है तो माइनस रहने दे। इन प्लेस ऑफ ए आप डेल्टा ए बाई ए कर दे, इन प्लेस ऑफ बी, ऐसा आपको करते चला जाएगा। अब स्टूडेंट ये सारे रूल हम जरा यहां पे अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, वाई, कोई पावर नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। देन वाई के प्लेस में हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई। फिर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो आपका इक्वल ही रहेगा, वो इक्वल के साइन में कोई चेंज नहीं, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्या, ए की पावर 2 है, देन 2 आगे आ जाएगा। ए के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ए के प्लेस में डेल्टा ए बाई ए, जैसे वाई के प्लेस में किया। यहां पर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के प्लेस में क्या है, प्लस है, प्रोडक्ट के प्लेस में प्लस कर देते हैं। बी है तो बी के प्लेस में क्या हो सकता है, जैसे ए के प्लेस में डेल्टा ए बाई ए, देन बी के प्लेस में डेल्टा बी बाई बी। एंड यहां पर क्या है, डिवाइड है तो डिवाइड के प्लेस में माइनस हो जाएगा, बिकॉज डिवाइड के प्लेस में माइनस सिखाया गया। डिवाइड के प्लेस में क्या है, माइनस है, देन डिवाइड के प्लेस में यहां माइनस हो गया। यहां सी पावर 3 है, देन पावर हो गई आगे। सी के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाई सी, पावर को मल्टीप्लाई में ले लेते। तो यार ये इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ एबीसी हमारी डेल्टा वाई की, सॉरी वाई की फ्रैक्शनल एरर आ गई। ये फ्रैक्शनल एरर इस तरीके हम लोगों ने निकाला, फ्रैक्शनल एरर आ गई, फ्रैक्शनल एरर आ गई। नेक्स्ट अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए, क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड पे, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस, सॉरी थोड़ा नीचे लिखते हैं, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 माइनस 3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। यार ये लॉ ऑफ मैजिक से देखो कितनी जल्दी कितने आसानी से आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बस आपको याद रखना है, इंटू है तो प्लस है, डिवाइड है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ए है तो डेल्टा ए बाई ए है, वाई है तो डेल्टा वाई बाई वाई है, बी है तो डेल्टा बी बाई बी है, सी है तो डेल्टा सी बाई सी। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर की। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर की। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर का रूल है कि निगेटिव के प्लेस में आपको कर देना है पॉजिटिव। देन जितने भी निगेटिव है कर दीजिए पॉजिटिव, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100
ये हो गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 माइनस के प्लेस में प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो ये है स्टूडेंट मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने का तरीका। तो लॉ ऑफ मैजिक याद रखिए, इतने रूल्स और अप्लाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम।